नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर गार्डन स्कूल आईडी 1516-003 लेकर आया हूं एक नया वीडियो। उससे पहले आपके लिए एक संदेश। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मेरे दोस्तों और मेरे विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के जितने भी अभिभावक हैं, सब जानते ही हैं कि आजकल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 फैला हुआ है और इससे बचाव के लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी है, सतर्कता बरतनी है, जिसके लिए आप कुछ ये काम कर सकते हैं, जैसे कि जब भी आप घर से बाहर जाएँ, तो मास्क पहन कर जाएँ और किसी भी व्यक्ति से अगर मिलें, तो उससे 2 गज की दूरी बनाए रखें, शारीरिक दूरी बनाए रखें। मतलब आजकल जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, वो नहीं, जिसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, वो अपनाएँ। ठीक है? उसके बाद आप अपने हाथ साबुन व पानी से समय-समय से धोते रहें। मतलब जब भी आपको ऐसा लगा कि आपने किसी ऐसी चीज़ को छू लिया है जो आपत्तिजनक है, जो जिसमें संदेहास्पद है, तो आप साबुन और पानी से हाथ धोएँ। अगर साबुन और पानी का इंतज़ाम नहीं है आपके पास, तो क्या कर सकते हैं आप? तो आप हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। वो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ तभी करें जब आपके पास साबुन का विकल्प उपलब्ध ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करने से आप जानते ही हैं कि तमाम तरह की तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो सैनिटाइज़र का उपयोग हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग तभी करें जब आपके पास साबुन से हाथ धोने का कोई इंतज़ाम ना हो। जब भी मिलें, अगर आप किसी से मिलें, तो हाथ जोड़कर नमस्ते करें। गले ना मिलें, हाथ जोड़कर नमस्ते करें। ओके? तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे और घर के बाहर तभी जाएँगे, जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी घर से बाहर जाने की। जैसे कि आपका काम ही नहीं चल सकता घर से बाहर जाए बगैर, तभी आप घर से बाहर जाइए। अन्यथा आप भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस संदेश के बाद। तो ये जो वर्कशीट है, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल, कार्यपत्रक 8 है, यानी वर्कशीट 8 है। तिथि 19 अक्टूबर 2020 है, कक्षा 7 है। यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए। ये तो ये हो गया विद्यार्थी का नाम, ओके। और ये आप यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर आप अपने अध्यापक का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है? तो ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, तो जो आपका जो आप विद्यार्थी के नाम में जो आपका नाम होगा वो लिखेंगे, कक्षा अध्यापक के नाम में तो जो आपके कक्षा अध्यापक होंगे उनका नाम आप लिखेंगे। मैंने आपको इसी समझाने के लिए लिख दिया है, ओके? अब आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट का जो नाम है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? आज हम इसके विषय में जानेंगे। विचार कीजिए कि कैक्टस पौधे की पौधियाँ कैक्टस की ठीक है, कैक्टस पौधे की पत्तियाँ कांटेदार क्यों होती हैं, है कि नहीं? आप इस पे विचार कीजिएगा। और अच्छा, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है कि नहीं? और कमल के पौधे कमल की पौधी की पत्तियाँ ठीक है, तो
अब ये कह रहा है कि इस बात पर विचार कीजिए कि हाँ, मैंने ये बता दिया था ऊपर कि देखिए कैक्टस के पौधे कटीलेदार क्यों होते हैं, कांटों के रूप में क्यों होते हैं, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? आप इस पर विचार करिएगा ज़रूर। और कमल के पौधे की पत्तियाँ हमेशा चिपटी हुई क्यों होती हैं? इस पर भी विचार कीजिएगा। और समुद्री इलाकों में जो समुद्र के आस-पास लोग रहते हैं, तटीय इलाके जिसको कहते हैं, उनके उनके आस-पास रहने वालों का भोजन मछली ही क्यों होता है? जैसे आप जानते ही हैं, बंगाल के आस-पास रहने वाले लोगों का जो भोजन है वो मछली-चावल होता है। आप जानते हैं ना? और तो ये अब आप जानते हैं, इस बात पर विचार कीजिए। देखिए, अब ये देखिए कैक्टस पौधे की पत्तियाँ काँटों के रूप में क्यों होती हैं, है ना? तो देखिए, कैक्टस की पौधा जो क्या होता है वो मरुस्थल में उगता है। मरुस्थल मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि पानी पाया ही नहीं जाता, नहीं। बहुत मतलब कम मात्रा में पानी पाया जाता है। वहाँ सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है कि ओके। तो अगर हम वहाँ अगर क्या है कि अगर ऐसे पौधे उगेंगे कि जिसमें काँटे ना हो, तो या फिर ऐसे पौधे उगेंगे जिसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पौधे उग उग पाएँगे? नहीं उग पाएँगे क्योंकि उनको पानी मिलेगा ही नहीं। अब अगर आप ऐसे पौधे उगाएँगे बहुत ज़्यादा पानी वाले, तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज़, बहुत कम संभावना है, बहुत ही कम चांस है बच्चों कि ये पौधे वहाँ पर उग पाएँगे। तो कैक्टस का पौधा इसलिए कांटेदार होता है क्योंकि वो मरुस्थल में उगता है और उसने कैक्टस का पौधा जो होता है वो कम पानी में उगता है ना? उसको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि कैक्टस पौधे ने अपने आप को उस सिचुएशन में क्या कर लिया था, ढाल लिया था, है ना? कि भई मुझे तो कम बच्चों मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि बच्चों मुझे तो क्या है, पौधे को क्या है कि किसमें उगना है, कम पानी की ज़रूरत है। उसको पता था कि भई उसको कम पानी मिलेगा, है कि नहीं? तो उसकी पत्तियाँ कम पानी मिलने के कारण, पानी कम होने के कारण क्या है, कांटेदार हो गई हैं। अब ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? ये जो ऊँट होता है ना बच्चों, जैसे मैंने बताया आपको कि मरुस्थल में अ, पानी बहुत कम होता है, तो ऊँट जो है क्या है, बहुत कम पानी पर जीवित रह सकता है। ऐसा ऊँट की एक विशेषता है बच्चों कि वो अपने उसके पेट में जो है एक कूबर होता है, उसको थैली बोलते हैं, उसमें अपना खाना और पानी वो एक ही बार में स्टोर कर लेता है। जिसको पता है वो 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकता है बच्चों। आप जानते हैं ये बात? नहीं जानते होंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आप जानते भी होंगे। तो बच्चों, उसके अलावा कमल की पौधे की पत्तियाँ चपटी क्यों होती है? क्योंकि बच्चों वो ज़्यादातर पानी में रहता है ना? उसको बहुत सारा पानी मिलता है, तालाब में उगता है, उसको पानी की कमी नहीं होती, है ना बच्चों? तो उसको कमल की पौधों की पत्तियाँ चिपटी हो जाती हैं, बहुत घनी पत्तियाँ उग जाती हैं, चिपटी हो जाती हैं उसकी पत्तियाँ, ओके? और समुद्रीय इलाकों में बच्चों रहने वाले लोगों का भोजन ठीक है? तो अब ये देखिए बच्चों कि आपको पता है कि समुद्री स्थानों पर जो समुद्र के आसपास जैसे जो बॉम्बे में जो बीच के आसपास जो लोग रहते हैं, गुजरात में जो है ना? एक कहाँ जो समुद्र है, वहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं, बंगाल में जो कलकत्ता में है ना? समुद्र है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं, उनका मुख्य भोजन मछली ही होता है। क्योंकि इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि उनको मछलियाँ वहाँ पर पकड़ने को आसानी से मिल जाती हैं। तो जो चीज़ हमारे आस-पास आसानी से मिलेगी, हम वही चीज़ ही खाएँगे। ये बात बताने का मतलब बच्चों आप जानते हो क्या समझे? यही है पारितंत्र। है ना बच्चों? इसको कहते हैं पारितंत्र। परितंत्र का मतलब कि जो अगर जैसे मान लीजिए कि आप अगर क्या है, आप हमेशा क्या करते हैं, ऐसे इलाके में रहे हैं
जहाँ पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी है, तो आप बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं बच्चों? अब अगर आप किसी ऐसे इलाके में चले जाएँ, तो क्या करेंगे? जहाँ पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे बच्चों? तो आप ये करेंगे कि बहुत ही कम-कम पानी इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो अपने आप को किसी भी सिचुएशन के अनुसार जब बच्चों आप ढाल लेते हैं, तो हम अपने लिए क्या है एक पारितंत्र बना देते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों आप जानते हैं हर एक जीव-जंतु अपने अपना पारितंत्र बनाता है और पारितंत्र के जो जो उसके आस-पास जो वातावरण होता है ना बच्चों, जो उसके आस-पास चीज़ें मिलती हैं, उन्हीं से वो काम चलाना सीख जाता है बच्चों। अपनी ज़रूरत की जो ज़रूरत है उसको पूरी करना सीख जाता है बच्चों। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। आगे पारितंत्र के विषय में हम और ज़्यादा चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है? तो बच्चों देखिए इसका मतलब क्या है? आपने क्या समझा कि विभिन्न-विभिन्न अलग-अलग स्थानों पर रहने वाले जो लोग हैं, जीव-जंतु हैं, है कि नहीं? जो क्या हैं? लोग हैं, जीव-जंतु हैं और विभिन्न तरह के पेड़-पौधे हैं, है ना? उनका रहने-सहने का तरीका तरीका जो होता है, अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है, अलग-अलग जगह पर अलग-अलग होता है बच्चों। जैसे आप जानते ही हैं, है ना? जहाँ पर अब जैसे कि अगर कोई राजस्थान में रह रहा है, तो वो क्या करेगा? गर्मी से बचने के लिए हल्के कपड़े पहनना पसंद करेगा, है कि नहीं बच्चों? जो जम्मू-कश्मीर में रह रहा है, अगर वहाँ ठंड है तो क्या करेगा बच्चों? वो बहुत मोटे-मोटे स्वेटर पहनेगा, मस्त जैकेट पहनेगा, है कि नहीं बच्चों? आप भी तो ठंडी में जैकेट पहनते हैं और गर्मियों में क्या करते हैं? शर्ट पैंट में आते हैं स्कूल में, है कि नहीं बच्चों? तो मैं कह रहा हूँ कि विभिन्न-विभिन्न स्थान पर रहने मतलब अलग-अलग स्थान पर रहने वाले लोगों का रहन-सहन जो होता है, वो अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है। और देखिए उसके बाद अलग-अलग तो सही बात है, ये मैंने आपको ऊपर उदाहरण दे भी दिया। इसके अलावा एक बात और बता रहा है ये वर्कशीट कि तरह-तरह के जीव-जंतु मतलब जानवर हैं और कीड़े-मकोड़े, इसको हम क्या कहते हैं? जीव-जंतु। तो तरह-तरह के जीव-जंतु, पेड़-पौधे, मानव और सभी लोग क्या करते हैं, मिलकर एक क्या करते हैं पर्यावरण सभी अपने क्या बोलते हैं, एक पर्यावरण पर आश्रित हैं। सभी कौन-कौन मानव यानी हम लोग, जीव-जंतु, पेड़-पौधे, ये सभी लोग क्या करते हैं, अपने आस-पास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। मतलब आश्रित का मतलब क्या होता है बच्चों? हम अपने आस-पास के पर्यावरण पर निर्भर हैं का मतलब हम अपने आस-पास के पर्यावरण से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, है कि नहीं बच्चों? देखो, हम क्या करते हैं, गाँव में रहने वाले लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, अच्छी ज़मीन उनकी उपजाऊ है, खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं, है ना? तो अपने आस-पास से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। समुद्र के किनारे रहता है बच्चों, वो क्या करेगा? वो मछली पकड़ेगा, है ना? और कुछ और भी काम अपने लिए कर सकता है ना? वहाँ से नमक जो है वो ले सकता है वो, है कि नहीं? तो हम अपने आस-पास के पर्यावरण के बच्चों हमने बताया गया था कि आपके आस-पास जो भी वातावरण आप देखते हैं, है ना? वो क्या है आपका पर्यावरण है। तो अपने आस-पास के पर्यावरण से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, है ना? और आपस में मिलकर ये क्या करते हैं, एक पारितंत्र बनाते हैं, है कि नहीं बच्चों? तो ये बच्चों, है ना? ये मैंने आपको और ठीक है, तो बच्चों हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था कि देखिए कि हम तो ये भी जानते हैं कि हम अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। यही इसके अलावा बात ये भी है बच्चों कि सभी जो जितने भी जीवित लोग हैं, जितने भी जिनमें भी जान है, चाहे वो पेड़-पौधे हैं, चाहे वो मनुष्य है ना? हम लोग हैं मतलब, चाहे वो कीड़े-मकोड़े हैं, जानवर हैं, तो ये सब भी एक-दूसरे पर
एक दूसरे पर आश्रित हैं, है ना बच्चों? मतलब एक दूसरे से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। जैसे बच्चों, आप अपने माँ-बाप से क्या करते हैं? स्कूल में फीस देने के लिए पैसे माँगते हैं ना बच्चों, कि बच्चों कि पापा या मम्मी, आज मेरे स्कूल में फीस लगेगी, इतनी फीस लगेगी, मुझे इतने पैसे चाहिए। तो वो आप किस पर आश्रित हैं? अपने माँ-बाप पर आश्रित हैं, है कि नहीं बच्चों? तो इसी प्रकार सभी जितने भी जिन लोगों में जीवधारी, जिनमें जान होती है, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? जीवधारी। जीवधारी का मतलब क्या है? जैसे पेड़-पौधे, जंतु जंतु मतलब जानवर, कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी, है ना? तो इनको क्या कहते हैं हम बच्चों? जीवधारी। तो जितने भी जीवधारी हैं, ये सब आस-पास में, मतलब सब आस-पास में और एक-दूसरे पर आश्रित हैं बच्चों। और यही बच्चों इनका जो आपस का जो संबंध है ना बच्चों, यही जो क्या करता है, मिलकर एक पारितंत्र बनाता है बच्चों। पारितंत्र मैंने आपको बता दिया था ना क्या होता है बच्चों? तो यही आस-पास मिलकर क्या बनाता है? पारितंत्र। अब देखिए, अब जैसे क्या हुआ, आप आप क्या करते हैं? आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर्स आते हैं, है ना? और टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आप कॉपी किताब पर लिखते हैं। तो ये सब भी आपका क्या है बच्चों? इन सब से आपका संबंध एक क्या है? पारितंत्र बना रहा है बच्चों। मतलब पारितंत्र का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपस में एक-दूसरे के सहयोग से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं और अपने आप को जहाँ वो हम रहते हैं, उसके अनुसार हम अपने आप को आपस में ढाल लेते हैं। है ना बच्चों? तो ये बात है बच्चों पारितंत्र का मतलब। तो आइए आगे देखते हैं कि इस वर्कशीट में आगे क्या दिया हुआ है। तो पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में, ठीक है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र में क्रिया करते हैं, है ना? परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वो जीवीय हों, अजीवीय, ठीक है? तो मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों? कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि देखिए, सभी जीवधारी क्या है आपस में, मैंने आपको बताया, इसका अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है कि जितने भी जीवधारी लोग हैं, सभी एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं, है ना? चाहे वो मतलब पारितंत्र के कारक कौन-कौन से? जैविक और अजैविक, है ना बच्चों? तो जितने भी कारक हो, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया। देखिए बच्चों, पारितंत्र में वे स सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं। ओके बच्चों? चाहे वो जी चाहे वो जीवे हों या फिर वो अजीवीय हों, है ना बच्चों? देखिए उसका मतलब मैं आपको बाद बाद में समझाता हूँ कि वर्कशीट क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। संसार प्रत्येक संसार में जो है प्रत्येक जो है जो है संसार में प्रत्येक देखिए संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तु द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियाँ हैं, ठीक है? तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों? कि देखिए, अभी अब कहने का मतलब वो चाहे वो जीव हो, चाहे वो जीव-जंतु हो, चाहे कोई भी हो, सबके पास अपने पारितंत्र होते हैं बच्चों। जैसे अब मान लीजिए कि एक रेनडियर है, एक जंतु रेनडियर है, वो कहाँ उगेगा? वो ठंडे इलाकों में उगेगा, है ना बच्चों? तो क्योंकि अगर वो उसको गर्म इलाके में ले जाएँगे, तो वो नहीं बच पाएगा। जैसे मछली ही है,
वो क्या होती है? जल में ही उगती है, तो उसके पास अपना एक परितंत्र है ना? अब निर्जीव वस्तु हो चाहे चाहे सजीव वस्तु, अब निर्जीव वस्तुओं का देख लीजिए कि देखिए, हर एक तरह की मिट्टी हर जगह नहीं पाई जाती है कि नहीं बच्चों? देखिए, अब कई जगह लाल या लाल मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है ना? कई जगह काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। तो ये क्या है? इनका क्या है? पारितंत्र है ना बच्चों? अभी देखिए आगे हम ये चर्चा करेंगे कि किस-किस का कैसा देखिए, अभी देखिए जीव-जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहाँ उनकी उनकी ज़रूरतें पूरी हों। ठीक है? क्या कि जीव और जंतु कहाँ उग सकते हैं? जहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी हो वहाँ। सही बात है बच्चों। अगर मान लीजिए मछली को पानी नहीं मिलेगा, तो क्या वो जीवित रह पाएगी? नहीं ना बच्चों। अभी ये देखिए, अगर हमें किसी ऐसे स्थान पे ले जाके छोड़ दिया जाए कि जहाँ पर खाना ना मिले, तो क्या हम जीवित रह पाएँगे? नहीं बच्चों। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है ना बच्चों? देखिए अधिक वर्षा वाले वन, अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, ठीक है? झील, नदी, महासागर, पर्वत, एक छोटे से तालाब का भी पारतंत्र हो सकता है बच्चों। किस-किस का चाहे वो झील हो, महासागर हो, नदी हो, तालाब हो, इन सब का भी क्या हो सकता है? एक पारितंत्र हो सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों? पारितंत्र का मतलब ये समझ लीजिए एक परिस्थिति, एक सिचुएशन, ये भी आप समझ सकते हैं। ज़रूरत पूरी करने के अलावा क्या होता है बच्चों कि ज़रूरत पूरी करने के अलावा ये एक परिस्थिति को भी हम कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम, है ना? अपनी एक व्यवस्था, परितंत्र का मतलब आप व्यवस्था से भी समझ सकते हैं कि अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जो व्यवस्था होती है। अब ये देखिए कि जैसे कि देखिए, अब ये क्या है, ठीक है? इसके अलावा मानव ने भी ठीक है? और मानव ने भी क्या किया है, अपने बुद्धि के उपयोग से बागान और बाग, ठीक है? इसकी क्या है, मानव ने अपने विवेक के बुद्धि के मतलब विवेक मतलब बुद्धि, तो मानव ने क्या किया, आदमी ने भी अपनी बुद्धि के बल पर क्या किया है, अच्छे-अच्छे क्या बनाए, पार्क बनाए हैं, तालाब बनाए हैं, है ना? और बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। यानी इसका मतलब कि मानव ने भी अपने बुद्धि के दम पर अपने लिए पारितंत्र का निर्माण किया, अपने लिए एक पारितंत्र बनाया है ना बच्चों? तो पारितंत्र से आप बहुत एक कन्फ्यूज़ मत होइए। पारितंत्र का मतलब एक हमारी एक परिस्थिति, हमारी एक ज़रूरत, जहाँ से हमारी ज़रूरत पूरी हो, है ना? आपस में सहयोग हो, है ना? अब जैसे क्या है, भई हमें ये समझ लीजिए कि जो है पौधे हमें कैसे सहयोग करते हैं? कैसे सहयोग करते हैं? ऑक्सीजन दे करके, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड से वो भोजन बनाते हैं और उन्हीं भोजन को हम खाते हैं, है ना बच्चों? तो ये है पारितंत्र का मतलब कि हमारी ज़रूरतें पूरी करना, आपस में सहयोग, है ना? और एक व्यवस्था, एक जैसे मान लीजिए क्या है, आपके शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है? स्कूल बनाए गए हैं, तो ये भी एक पारितंत्र है, ये मानवीय पारितंत्र है कि नहीं बच्चों? मतलब आदमी के द्वारा बनाया गया एक पारितंत्र है, पढ़ने के लिए स्कूल बनाए, तो ये भी एक व्यवस्था है, ठीक है बच्चों? तो अभी तो बच्चों ये मैंने आपको देखो ये भी बताया कि अगर आपसे बच्चों पूछा जाए कि मानव पारितंत्र के कौन-कौन से उदाहरण हैं, तो आप क्या उदाहरण दे सकते हैं? भई जो उसने खुद मछली घर बनाया हुआ, मतलब जैसे कि तालाब में मछली डाल देते हैं ना लोग, तो ये भी है, बगीचे बनाए हैं अपने लिए, मतलब बागान, है कि नहीं? और बहुत सी चीज़ें ना, पार्क बनाई है, मंदिर बनाया है, ये क्या है, मानव द्वारा किया गया पारितंत्र है। ओके बच्चों? तो अब देखिए, पारितंत्र देखिए, पारितंत्र क्या है?
पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ जो है, एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ओके बच्चों, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। ओके बच्चों, तो अब ये कहने का मतलब क्या है बच्चों? अब ये समझिए, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, जितने भी जीव हैं, आपस में मतलब एक रासायनिक क्रिया करते हैं। देखिए, आपस में सहयोग भी करते हैं और अपने आसपास के पर्यावरण से रासायनिक क्रिया भी करते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए, अब ये रासायनिक क्रिया का मतलब क्या है? और ये एक बताया कि ये ऊर्जा के स्थानांतरण, पदार्थ और ऊर्जा के स्थानांतरण से ही संभव। इसका कहने के इतने जो टफ वर्ड लिखे हैं, इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जो देखिए, जो आपस में जितने भी जीवधारी मैंने बताया आपको, आपस में सहयोग तो करते ही हैं और उनको पर्यावरण से भी, अपने आसपास के पर्यावरण से सहयोग लेते हैं। जैसे कि हम अपने आसपास से जीने के लिए क्या करते हैं? अपने हवा से सांस लेते हैं, तो हम अपने पर्यावरण से क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। ओके, अभी वायु जो हवा है हमारे ऊपर दाब बनाती है कि नहीं? तो वो क्या करती है? वो भी हमसे क्या करिए? क्रिया कर रही है, रासायनिक क्रिया कर रही है। देखिए, पानी बनता है, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा ना बच्चों, कि पानी कैसे बनता है? पानी का सूत्र क्या है? H2O, है ना? H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1, है ना बच्चों? जो अणु है H2O मिल करके क्या बोलते हैं? पानी का निर्माण। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो पानी कैसे बनेगा? है कि नहीं बच्चों? तो ये मतलब क्या है? ये समझ लीजिए, आपस में क्या कर रहे हैं? रासायनिक क्रिया कर रहे हैं। ओके बच्चों, उसके अलावा अब आप ये देखिए, इस ये पदार्थ और ऊर्जा के स्थानांतरण से ही संभव है। मतलब देखिए, ऊर्जा से हम मान लीजिए, अभी ये देखिए कोई पदार्थ है, हम ये मान लीजिए कि पदार्थ मतलब कोई सामग्री है, कोई पदार्थ है, अभी हम जल से क्या बना सकते हैं? बर्फ बना सकते हैं, है कि नहीं बच्चों? भाई, आपको पानी बनाने के लिए, आपको बर्फ बनाने के लिए क्या जरूरत होगी? पानी की जरूरत होगी। ओके, उसको जमाने के लिए फ्रिज की जरूरत होगी, है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं? पदार्थ और ऊर्जा का, पानी भी तो एक ऊर्जा है ना बच्चों, उसका स्थानांतरण करते हैं, उसमें उसका एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब एक चीज से दूसरी चीज में बदलाव करते हैं, उसको ले जाते हैं। जैसे कि अभी ये मान एक चीज, हम ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे करते हैं बच्चों? अब मान लीजिए कि सोलर पैनल आपने देखा होगा, सूर्य के प्रकाश से वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश का स्थानांतरण इसमें करता है, इसमें करता है, वो अपने मशीन में लेता है, वो, है कि नहीं? फिर मशीन में लेने के बाद में उसको बिजली बना देता है बच्चों। तो ये एक बहुत ही कठिन वर्कशीट थी बच्चों, इसलिए आपको ये इतना समय लगा मुझे समझाने में, ताकि आपको कोई क्या न रह जाए? कंफ्यूजन ना रह जाए, कोई कोई ऊहापोह की स्थिति ना रह जाए आपके मन में, है ना बच्चों? तो आगे आप देखते हैं, इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पारितंत्र कैसे बनता है बच्चों? मैंने आपको बता दिया था कि पारितंत्र कैसे बनता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं और सभी जीवों का आपसी एवं आपसी सहयोग क्या करता है? ये तो होते हैं। देखो, मैंने एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं, है ना? एक दूसरे पर आपसी एवं, आप एक दूसरे का आपसी आपसी एवं अपने, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गलत हो रहा है। तो बच्चों, आइए, जो आंसर वो गलत हो गया था, मैं फिर से आपको बताता हूं कि देखिए,
सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। ओके, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। ओके, इसके अलावा जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध है ना, ही पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। मैं आपको फिर बता देता हूं आंसर। मैं आपको आंसर इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूंगा बच्चों, क्योंकि मैं पहले ही आपको जो है ये इस आंसर की एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं, है ना बच्चों। आप दूसरा देखते हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर ठीक है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं। ठीक है, मरुस्थल, पार्क, समुद्र, और एक क्या है, क्या दिया है बच्चों, मरुस्थल है और पार्क है, वन है और समुद्र। तो बताइए कौन सा है। तो हमने देखिए इसमें से काट दिया है, इसमें पार्क को जो हमने काट दिया है, यानी पार्क जो है प्राकृतिक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो प्राकृतिक पारितंत्र कौन सा नहीं है, देखिए वन भी है। वन तो भगवान ने बनाया ना बच्चों। देखिए जो भगवान ने बनाया है वो क्या है, वो प्राकृतिक पारितंत्र है, और जो हमने बनाया है वो मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाया गया पारितंत्र है। तो ठीक है बच्चों, अभी समुद्र भी देखो भगवान ने बनाया है, वन भी भगवान ने बनाए हैं, है ना बच्चों। उसके अलावा वन भगवान ने बनाए हैं, तो और मरुस्थल भी भगवान ने बनाया है, वन भी और समुद्र भी। तो बचा कौन, पार्क। पार्क जो है किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। ठीक है, तो ये मानव निर्मित पारितंत्र है। दिए हुए संकेतों के, ठीक है, पारितंत्र को पहचानिए। ठीक है, तो ठीक है, अभी आप ये देखते हैं कि क्या है अगले प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों प्रश्न है, दिए गए संकेतों के आधार पर पारितंत्र को पहचानिए। तो ये कुछ संकेत दिए गए हैं। जो संकेत कौन कौन से बच्चों, पर्वत, वन है। ठीक है, पर्वत, वन, तालाब, मरुस्थल। ठीक है, कौन कौन से है, पर्वत, वन, मरुस्थल और तालाब। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है, पहला क्या चीज है, मछली, पानी, कमल का फूल। तो ये किस में है बच्चों, पहला वाला है तालाब। ओके बच्चों, रेत, ऊंट और कैक्टस का पौधा, ये किस में होगा बताइए बच्चों, कौन सा पारितंत्र है, मरुस्थल। घने पेड़, जंगली जानवर, मिट्टी कहाँ पाई जाती है ज्यादातर, ये कौन सा पारितंत्र है, वन पारितंत्र। चौथा है शंकुधारी, शंकुधारी वृक्ष और बर्फ, भेड़ और बर्फ। शंकुधारी वृक्ष, भेड़ और बर्फ, ये कहाँ है, पर्वतीय पारितंत्र है। तो देखिए पहला है, देखिए पहला तालाब है, दूसरा मरुस्थल है। ओके बच्चों, और तीसरा वन है और चौथा है पर्वत। ठीक है बच्चों, तो ये आप ओके बच्चों, तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आगे मिलेंगे आपको फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए कोरोना वायरस से सावधान। नमस्कार।